मेरे प्यारे साथियों, भारत का हमेशा से यूनाइटेड नेशंस को लेकर यह मत रहा है कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप में जो 5 देश बैठे हैं उनमें भारत को या एशिया को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, भारत को भी मिले, जापान को भी मिले, साउथ अमेरिका को भी मिले, तो फिर अफ्रीका को भी मिले। भारत चाहता है कि जब देश दुनिया के अंदर कॉन्टिनेंट्स बहुत हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट पर क्यों नहीं है। लेकिन दुनिया के देश इस बात को मानते नहीं हैं। भारत ने इस मौके को दुनिया के सामने एक नजीर पेश करने के लिए किया। क्या किया? G20 की बैठक हुई और G20 की बैठक में भारत ने अफ्रीका को, जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन G20 में नहीं था, उसको ही उठा करके कहा कि इन्हें भी अब G20 का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट 55 देश अपने आप में एक यूनियन के रूप में, जैसे यूरोपियन यूनियन है बिल्कुल वैसे ही अफ्रीकन यूनियन को भारत की पहल पर G20 के अंदर मेंबर बनाया गया। बहुत से बच्चों का सवाल है, अब ये G20 कहलाएगा कि G21 कहलाएगा? ये G20 ही कहलाएगा। ग्रुप के नेम फेमस हो जाते हैं, उसमें देश कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना। फिलहाल के लिए इस पर सहमति तो नहीं बनी, कहलाएगा क्या, लेकिन फिलहाल के लिए आप G20 ही इसको बोलते रहें। अफ्रीकन यूनियन को कल भारत के द्वारा बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ जयशंकर जी जाते हैं, अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन को साथ लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलवाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ वो आकर उन्हें गले लगते हैं और इस दृश्य को बहुत ही अच्छे से, मतलब पूरी तरह अप्रिशिएट दुनिया भर में किया जा रहा है। उनके लिए बकायदा चेयर लगाई जाती है और उस चेयर पर आप यहां पर देखें उन्हें बिठा करके पूरी तरह से अफ्रीकन यूनियन को यहां पर प्रॉपर सीट दी जाती है। देखिए ये रहा अफ्रीकन यूनियन, ये लग गया इनका झंडा और इनको इस जगह पर बिठा दिया गया है। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी अब G20 के अंदर, जो 85% जीडीपी का नेतृत्व करने वाला संगठन है, वहां पर अब अफ्रीका भी होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भारत के द्वारा कर दिखाई गई। G20 की इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को जब परमानेंट मेंबर बना दिया गया भारत की अध्यक्षता में, तो यह हमेशा के लिए अफ्रीका के देशों के लिए यादगार होगा। और जब अफ्रीका के देशों के लिए यादगार होगा तो जब भी मौका पड़ेगा भारत इस बात को उन्हें अपने साथ में याद दिलाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए, भारत डिफेंस के सेक्टर में, मेडिसिन के सेक्टर में अफ्रीका को अपना एक बाजार के रूप में देखता है, एक अच्छे सहयोगी के रूप में देखता है और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ भारत ने इस पूरे मंच का उपयोग बहुत खूबी से किया। आप सबने अब तक जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम तो काफी सुना होगा, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम पर अब आपको एक और अलायंस भी पढ़ना पड़ेगा, जिसका इनिशिएटिव भी भारत ने ही लिया है, जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसे आप GBA के नाम से कह सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है भारत के प्रयास से दुनिया भर के अंदर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे ही भारत ने G20 के मंच का उपयोग करते हुए बायोफ्यूल के सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को साथ लाने का प्रयास किया अमेरिका की मदद से। और बताएंगे आपको कि कितने देश साथ में तुरंत आ पड़े और हमने एक नया संगठन बना दिया है। अब ये जो नया संगठन है दुनिया के अंदर बायोफ्यूल का उपयोग, आपको याद होना चाहिए, भारत भी आजकल ब्लेंडेड पेट्रोल और डीजल यूज कर रहा है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के अंदर 20% तक हम लोग इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यह याद होगा। साथ ही साथ यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो क्या है, यहां पर रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। दुनिया का जो भी पूरा नजारा दुनिया का भारत पर बना हुआ था, रिपोर्ट्स बताती हैं, अखबारों में लिखा है कि शुक्रवार शाम तक, यानी परसों शाम तक, देश सहमत नहीं थे कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन आए जो भारत प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उस प्रस्तुत हुए डिक्लेरेशन में रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया गया था, जबकि यूक्रेन और यूक्रेन समर्थकों का प्रयास था कि भारत के इस मंच से हम रूस को क्रिटिसाइज करें। लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयास काम आए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, साथ में मंत्रीगण, जितने भी अधिकारी हैं, उनके द्वारा रातों रात जो बातें हुई, प्रत्येक व्यक्ति से इंडिविजुअल बातें हुई, जिन्हें यह समझाया गया कि G20 इकोनॉमी के लिए बनाया हुआ मंच है,
जियोपॉलिटिकल मुद्दे डिस्कस करने के लिए मंच नहीं है। जब यह याद दिलाया गया प्रधानमंत्री और उनकी टीम के द्वारा, उन राजनेताओं को याद दिलाया गया कि आप इसे अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करने का मंच मत बनाइए। अगर ऐसा हुआ तो हम भारत और पाकिस्तान डिस्कस कर लेते हैं, भारत और चीन डिस्कस कर लेते हैं, सब लोग अपना अपना डिस्कस कर लीजिए। चूंकि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा कैसे दिया जाए उस पर बात करिए, तब जाकर यह मंच होगा। और भारत इस कारनामे में सक्सेसफुल हुआ। तो अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के बाद भारत ने, अफ्रीकन यूनियन के 55 देश अब इसके अंदर शामिल होंगे। गद्दाफी के समय यह बनाया गया था 1963 के अंदर, जब यहां से अभी 18.81 करोड़ अफ्रीकन यूनियन की इकोनॉमी है, इसको ले लिया गया है। ठीक है ना। तो भारत की तरफ से कहा गया, आपको मालूम होना चाहिए मोरक्को में कल भूकंप आया है, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उन्हें सांत्वना देते हुए इस मीटिंग को आगे बढ़ाया गया और एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकल कर आया, G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। आप केवल इतना मान लीजिए, यदि आप सब एक जगह बैठे हो, विपरीत विचारधारा के लोग बैठे हो और मीटिंग खत्म होने वाली हो और आप किसी आम सहमति पर ना उठें, तो जिसने मीटिंग बुलाई है ना, उसे कमजोर माना जाता है। ध्यान से समझिएगा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप भी इस भूमिका में रहे हो कि दो दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो रखे हैं, या दो दुश्मन हैं एक दूसरे के खिलाफ हो रखे हैं, और आपने कहा कि मैं आपके बीच में मध्यस्थता करूंगा, आपने टेबल पर बुलाया, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरी जगह से खड़े हुए, पता चल रहा है दोनों झगड़ते ही रहे, मंच पर कोई बात निकलकर ही नहीं आई, तो इससे आपकी अहमियत कम होती है। भारत ने इस बात का पूर्ण ख्याल रखा, और इसको ख्याल को रखते हुए जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया, उस डिक्लेरेशन में किसी भी प्रकार से भारत का डिक्लेरेशन बंद नहीं हो पाया, यानी कि ये पास होकर निकला। शुक्रवार रात तक सदस्य देश इस पर सहमत नहीं थे। हरियाणा के नूह के अंदर शेरपाओं की बैठक हो रही थी, बार बार लोग इससे मना कर रहे थे कि नहीं, हम ये डिक्लेरेशन नहीं आने देंगे। लेकिन कहते हैं कि शनिवार के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जब सुबह 10:30 से 1:30 बजे के बीच में वन अर्थ के तहत मिले, उन्हें 5 मिनट के लिए समय पर अपनी बात रखी। दोपहर 3:30 पर यह खबर निकलकर आई कि 83 पैराग्राफ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। ये घटना जो थी, यह दुनिया के लिए बड़ी मेमोरेबल घटना मानी जाएगी। साझा सर्वसम्मति से घोषणा तैयार की गई और कहा गया कि यह साझा डिक्लेरेशन जो आने की संभावना बहुत कम थी, इसमें भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखे हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं, सब लोगों ने अपने अपने लेवल पर बातें करी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन ने कहा रूस गलत कर रहा है। मोदी ने कहा जापान, जर्मनी, इटली के नेताओं से अकेले में बात करूंगा। भाई साहब, बात होती है उन सबसे। 38 पन्नों का प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ऋषि सुनक कहते हैं कि साहब परेशानी का सारा कारण रूस है। बाइडेन कहते हैं कि रूस ने अस्पतालों, मैदानों, गोदामों पर बमबारी की है। ओलाफ स्कॉल्ज कहते हैं कि रूस यूक्रेन ने सैनिक नहीं हटाता तब तक हम बात नहीं करेंगे। इन सबकी बातें सुनी। किशिदा बोले कि बाकी तो सब सही है, रूस का परमाणु हमला करने की धमकी देना गलत था। सर्गेई लेवरोव ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के साथ ट्रीटी तोड़ी है, हमने इसलिए ऐसा किया। सब लोग अपनी अपनी बातें धड़ाधड़ बोले जा रहे, बोलते जा रहे, लेकिन फिर वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया। आवाज थोड़ी कम है। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि हमारी टीम के हार्ड वर्क से नई दिल्ली G20 लीडर्स डिक्लेरेशन समिट पर सहमति बनी है। यह बहुत टिपिकल टास्क था, मतलब यह आसान कार्य नहीं था। इतने सारे लोगों को एक सर्वसम्मत लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए, इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। मैं इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। और इसी के साथ फिर इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया। पूरी तालियों के साथ, इस पूरी सर्वसम्मति के साथ दुनिया को दिखाने के लिए, ये जो पीछे खड़े हुए लोग प्रधानमंत्री के दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ में इनकी जो टीम खड़ी हुई है, असल मायने में उन लोगों की दिन रात की मेहनत है जिसके दम पर यह दिन निकल करके आया है।
साथियों, जो भी हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के हुए, विदेश मंत्रालय के अंदर लोग हुए, इनकी बहुत बड़ी क्रिटिकल जिम्मेदारी होती है कि सामने वाले को कन्विंस कैसे किया जाए। तब जाकर 37 पेजों का कुल 83 पैराग्राफ का दिल्ली डिक्लेरेशन बन करके तैयार हुआ। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। उसमें क्या क्या था, उसके अंदर और क्या रखा गया? भाई, रशिया यूक्रेन के कारण वो बन नहीं पा रहा था, लेकिन भारत ने याद दिलाया कि रुकिए, G20 अर्थव्यवस्था के लिए बना था। तो अर्थव्यवस्था की बात करिए ना। तो बोले बताइए क्या बात करना चाहते हो? बोले पहली चीज तो ये है कि हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान रख के कार्य करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में हमें वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाना चाहिए। दूसरी चीज, सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। तीसरी चीज, बायोफ्यूल का अलायंस बनाना चाहिए। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाना चाहिए। यह बात जब बोली तो इस बात का बाइडेन ने बड़ा समर्थन किया। इसके साथ साथ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूत किया जाना चाहिए। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाना चाहिए। अक्सर गरीब देशों को ग्लोबल साउथ में कंसीडर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनानी चाहिए। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। साथ ही साथ दुनिया में जो तेजी से विकास करने वाले शहर हैं, उनकी फंडिंग को बढ़ाना चाहिए। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाना चाहिए और आतंकवाद की आलोचना होनी चाहिए। भारत ने प्लेनेट, पीस, पीपल और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हुए सभी को एक दिशा दिखाने का कार्य किया। यूक्रेन के समर्थकों का बयान आया कि ये जो आपने लाइनें लिखी हैं, असल मायने में यहां पर लेटर्स जो होने चाहिए थे वो होना चाहिए था कंसर्निंग वार इन यूक्रेन, नहीं कंसर्निंग वार अगेंस्ट यूक्रेन होना चाहिए था। भारत ने लेटर्स को इतना लाइट कर दिया है कि यूक्रेन के माध्यम से क्रिटिसिज्म रशिया का हो ही नहीं पाया। तो खबर बनती है, रॉयटर्स की खबर लिखता है, G20 समिट ने अवॉइड कर दिया रशिया का विरोध करना। बफरिंग, यार मेरे पास तो सही चल रहा है। बीच में संभवतः कुछ समय के लिए आया हो, तो उसके लिए हम हो सकता है हल्का सा फ्लक्चुएशन आया हो। उम्मीद है अब सब सही चल रहा हो, मुझे सही से दिखाई दे रहा है। ओके, बीच में बफरिंग आई होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, ऑल ओके। तो भाई साहब, अखबारों की सुर्खियां बनकर आई, सुर्खियां बनी कि भारत ने G20 के अंदर रूस का क्रिटिसिज्म इग्नोर करवा दिया है। ऑल गुड हो गया है, बिल्कुल दिखाई दे गया है, ठीक है ना। तो मतलब यह हुआ कि अल्टीमेटली हमने अपने दोस्त को एक मंच पर भी साथ देने में कमी नहीं छोड़ी। इस विषय पर जब जयशंकर प्रसाद जी से पूछा गया कि सर एक बात बताइए, जयशंकर साहब से पूछा गया कि सर एक बात बताइए, बाली के अंदर तो ऐसा हुआ था कि क्रिटिसिज्म होके रहा था। तब इन्होंने कहा सुनिए, बाली बाली था, ये दिल्ली है, और ऐसी स्थिति में हमने रशिया के रेफरेंस पर दिल्ली डिक्लेरेशन बना दिया है। साथियों, बाली डिक्लेरेशन में जहां मात्र 27 लाइन ऑफ एफर्ट किए गए थे, यहां 73 बार लाइन ऑफ एफर्ट हुए। 39 डॉक्यूमेंट्स बनकर आई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आ रही है। अब दूसरी बड़ी बात जो यहां पर करने में भारत कामयाब हुआ, मतलब G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज बनकर आया है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? पहला, भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका को अपने साथ बिठा लिया, नंबर एक। दूसरी चीज, हमने रशिया के प्रति अपनी मित्रता को बरकरार रखा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने ना रशिया यूक्रेन की चर्चा की और ना ही किसी को क्रिटिसाइज और ना किसी को अप्रिशिएट किया। रशिया यूक्रेन की बात ही इग्नोर हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए, रशिया यूक्रेन के बाद में ये मंच बहस का बनने ही वाला था। और तीसरी बात जो हमने की वो थी ये तस्वीर, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आप पूछेंगे इसमें ऐसा क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत से लोगों ने हमसे एक सेशन सुना होगा जिसमें हमने कहा था कि सऊदी वाले कह रहे हैं कि हम G20 में नहीं आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम अमेरिका से नाराज चल रहे हैं। हम जब इस जगह नहीं आएंगे क्योंकि हम अमेरिका से नाराज चल रहे हैं, भाई साहब इंडिया ने इनका और इनका हाथ मिलवा करके एक गठबंधन करवा दिया कि अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं लड़ना है, आप दोनों को एक रहना है। आपको याद होगा इनके बारे में खशोगी हत्याकांड पत्रकार का अगर था, तो बाइडेन जब राष्ट्रपति बन रहे थे उस समय कह रहे थे कि यदि मैं राष्ट्रपति बन गया तो इन्हें जेल भिजवाऊंगा। इस बात पर ये इतने नाराज थे कि बाइडेन के कार्यकाल में इन्होंने पूरे टाइम
चीन के साथ जाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भैया कहां जा रहे हो आप, और तीनों लोग मिल गए तो चीन को पीछे धकेल सकते हैं अपन। और साहब एक ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट बना, इन तीनों ने मित्रता का हाथ नहीं, एक ऐसा कॉरिडोर प्लान कर दिया जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चीन का प्रयास है, उसका विकल्प बन गया। और ऐसा प्रयास जिसको लेकर अमेरिका इतना उत्साहित है कि वो कह रहा है कि आने वाले 10 साल में दुनिया कुछ और ही नजारे देखेगी। हमने ऐसी आधारशिला रख दी है। भारत के इस मंच पर जहां बिन सलमान नहीं आने वाले थे, वो आए और आकर के वो यहां पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बहुत अच्छे से मित्रता किए। और फाइनली एक ऐसी चीज निकल कर आई जिसमें यह कहा गया कि हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाएंगे, और इतना ही नहीं, बायोफ्यूल अलायंस के साथ साथ हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जिसके अंदर हम भारत से निकला हुआ माल सीधा यूरोप पहुंचाएंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश, ब्राजील, अर्जेंटीना और इटली के राष्ट्राध्यक्षों को साथ लेते हुए बात की। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कुल मिलाकर 11 देश शामिल हो गए, और इसके साथ साथ बायोफ्यूल को हमने पहले भी कई बार बताया हुआ है, इसके अंदर शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री के साथ में ऋषि सुनक जी को आप बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलते हुए यहां देख सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी मीटिंग करी, फ्यूमियो किशिदा के साथ बहुत अच्छी मीटिंग करी, सभी के साथ बेहतरीन मीटिंग यहां पर आयोजित की गई। इन सभी मीटिंग्स के अंदर जो सबसे ज्यादा लेकर के बात हो रही है वो है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की। इसकी चर्चा इतनी जबरदस्त हो रही है, कहा जा रहा है कि भारत ने बायोफ्यूल अलायंस बनाया, 11 देशों के साथ शुरू कर दिया, बड़ी चीज है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज यह है जिसमें कि भारत से निकला सामान यूरोप तक पहुंचेगा वाया मिडिल ईस्ट। भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले समय में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प बनेगा, चीन का विकल्प बनेगा। और इसके लिए 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर शामिल हुए हैं। यहां पर 10 साल के अंदर इस बात को कंप्लीट करने के लिए भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका मिलकर के इस दृश्य को हमेशा के लिए यादगार बना दिए हैं। मतलब यह समझिएगा कि आने वाले समय में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका विकल्प यह वाला रास्ता बनेगा। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना यूरोप तक पहुंचना तो चाहता है, लेकिन उसने रास्ता लिया पाकिस्तान होकर के यों घुसते घुसाते हुए आगे जाने का। भारत ने एक विकल्प दिया। क्या विकल्प दिया? बोले देखो बाकी तो सब चीजें सही है, मुंबई से निकलो, मुंबई से निकलकर सीधे यूएई पहुंचो, यूएई से सऊदी अरब होते हुए आगे जाओ, सऊदी अरब से हैफा, हैफा वही इजराइल वाला हैफा जहां पर अडानी पोर्ट बना रहा है, हैफा पहुंचो और यहीं से सीधा ग्रीस होकर के यूरोप में एंट्री कर जाओ। बोले ये लो, मुंबई से सीधा सामान यहां पर। बोले जाएगा कैसे? तो अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत से सऊदी को कनेक्ट करने के लिए अब समुद्र के अंदर पाइप डाले जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि भारत तेल इंपोर्ट करता है गल्फ कंट्रीज से। उन्हें कहा कि चिंता मत करो, परमानेंट तुम्हारा ग्राहक हैं हम लोग, आप तो सीधा यहां से यहां तक पाइप ही डाल दो, सीधा दिल्ली के, मुंबई के जेएनपीटी तक ऑयल को पाइप से आने दो, जहाज वहाज का सिस्टम हटा दो। गैस लेते हैं हम आप लोगों से, एक काम करो गैस की भी पाइपलाइन डाल दो, और सुनो इंटरनेट की भी पाइपलाइन डाल दो, और सुनो जो बड़ा सामान जाएगा वो सीधा जहाज से यहां पहुंचेगा, और सुनो हम जहाज से यहां पहुंचाएंगे। आपके पास अगर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर रेल का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, भारत ने कहा हमारे पास दुनिया का सर्वोच्च रेल नेटवर्क है, ऐसी स्थिति में हम अपना रेल नेटवर्क आपके यहां पर पहुंचाने का कार्य करेंगे, ताकि लॉजिस्टिक्स का उपयोग करके हमारा सामान, जब हम आपका तेल यहां पहुंचाएंगे, हम अपना सामान आपसे लेंगे, तो आप हमारा सामान यहां से होते हुए यूरोप तक पहुंचवाने में हमारी मदद करिएगा। इजराइल तो अपना मित्र है ही, हाइफा पोर्ट अपने काम आएगा ही, अडानी भैया बना रहे हैं, सीधा यहां से उठा करके यहां तक पहुंच जाएंगे। यानी भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, कई लोग कह रहे थे कि G20 का कोई उपयोग नहीं है, G20 बस ऐसे ही मिलने जुलने की बैठक है, इससे क्या निकल कर आएगा। भारत ने दिखा दिया कि क्या क्या निकल सकता है यदि प्रयास बहुत ही अच्छे से किए जाएं। अफ्रीकी यूनियन को मेंबर भारत ने बना दिया। नंबर दूसरा, भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना दिया। नंबर तीसरा,
इंडिया से लेकर यूरोप तक यह ट्रांजिट कॉरिडोर बना दिया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जाएगा, जिसकी वजह से चाबहार ईरान के अंदर जो हमारे जो वो पड़े हुए पोर्ट थे, जो दबे हुए थे, उनका हम लोग सब्स्टिट्यूट बना पाएंगे। चाइना जो प्रयास कर रहा था उसका हमने ऑल्टरनेट दुनिया को दे दिया है। यह आने वाले समय में बहुत काम की चीज है। और इसीलिए कई लोग लिख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक एनालिस्ट हैं डेरेक जे ग्रॉसमैन, इन्होंने लिखा है, India seems to have convinced everyone to let their guard down, कि भैया सुनो, अंदर आ रहे हो तो थोड़ा झुक के आओ ना यार, मित्रता करनी है तो थोड़ा 2 कदम तुम चल लो, 2 कदम दूसरा चल लेगा, व्यवहार बनाने में क्यों झुक रहे हो। तो भारत के इस विषय पर दुनिया में तारीफ हो रही है कि इन्होंने जो दुश्मनी बढ़ रही थी 2 देशों के बीच में, उसे मिटाने का काम किया है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भारत ने चीन के खिलाफ कोई बात नहीं बोली, लेकिन चीन के प्रयासों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया और यह तक कहा कि देखो, चाइना ने हमारे कई डिक्लेरेशंस पर बड़ी मदद हमें की है। और मेरे प्यारे साथियों, आने वाले समय में भारत अमेरिका मिलकर 6G को लेकर आगे बढ़ेंगे, यह डिक्लेरेशन भी आया। इस समिट से कल रात्रि का डिनर का मेनू कार्ड, जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन रखा गया था, काफी वायरल हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। आने वाले समय में ये यादगार तस्वीरें कहलाएंगी। इसके साथ साथ ही मंत्रियों को भी इनविटेशन डिनर में दिया गया था, साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष को इनविटेशन नहीं दिया गया था, जिसके चलते हुए काफी ज्यादा न्यूज मीडिया के अंदर अपोजिशन की रही। इसके साथ साथ ये सारी की सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री के द्वारा सबको यादगार लम्हे दिए गए। साथ में आपको राजघाट पर दिखाई देते हुए आपको ये सभी विदेशी डेलीगेशंस दिखाई दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये G20 का हमने कंप्लीट एनालिसिस अपडेट कल तक का दिया है, ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे जरूर साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले सेशन में आज जो भी बातें होंगी वो हम आपके साथ कल संभवतः सुबह के सेशन में साझा कर देंगे।